गाइस, दिस इज मी अभी द्विवेदी और आज हम बात आदर्श श्रीवास्तव मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और बहुत सालों से इनफैक्ट मेरी प्रोग्रामिंग जर्नी की शुरुआत जो है वो आदर्श के साथ ही हुई है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स वेलकम आदर्श श्रीवास्तव। तो हाय थैंक यू। आदर्श, हाय कैसे हो अभी, आप? थैंक यू सो मच हमें पॉडकास्ट पे लेने के लिए। काफ़ी अच्छा हूँ मैं। वी आर आप कैसे हो? रियली रियली प्लीज टू हैव यू हियर। और काफी एक्साइटिंग बातें हम लोग करने वाले, काफी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले, एक स्क्रिप्टिंग 101 के बारे में हम बात करने वाले। So this complete episode is dedicated towards scripting, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके का आर्किटेक्चर या क्या क्या टेक्निक्स हैं जो लोगों को फॉलो करनी चाहिए अपने आप को एक बेटर कोडर बनाने। और इसके लिए मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि आप ऑलरेडी एक मेरी जर्नी में मैंने जो बेस्ट कोडर्स देखे हैं उसमें से आप एक हो। डेफिनेटली मैं एक अच्छे स्तर पे रखता हूँ और आपकी जो स्किल्स हैं वो शेयर करना सबके साथ ये मेरी जिम्मेदारी थी, तो मैंने आपको इस पे बुलाया। सो या लेट्स स्टार्ट विद योर जर्नी। मैं तो आपके बारे में बात करता ही रह सकता हूँ बट आपसे स्टार्ट करते हैं। आप क्या जर्नी रही है, किस तरीके से आप इस इतना ग्रो कर रहे हो। आप एक इस समय अपनी एक कंपनी के फाउंडर हो विच इज सिंक सॉफ्ट HQ, सिंक सॉफ्ट हेडक्वार्टर्स। तो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दिस। सो थैंक यू फॉर फ्लैटरिंग मी। काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मैं अच्छा फील कर रहा हूँ सुन के अपने बारे में। दो कंपनी मेरी स्टार्ट हुई थी 2013 में। इन 2013 वी वर वर्किंग एंड वी वर वर्किंग लाइक 2 in the morning, 3 in the morning, and you were the part of it. एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने सोचा कि जब हम इतना काम किसी और के लिए कर रहे हैं और सेट स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहे हैं तो हम लोग अपने लिए कुछ क्यों नहीं करते। एब्सोल्युटली। Then the journey started from 2014, where we quit our jobs, started a company. We were proficient in mobile development and the web development, so we had the terms. और हमारा ग्राउंड भी काफ़ी क्लियर था। ऑल दो एक्सपीरियंस केवल 1.5 साल का था, लेकिन इफ़ यू लुक एट दी मेंटल एज वो शायद 5 या 6 साल का था हम लोगों का। एब्सोल्युटली। कोडिंग का सेट स्टैंडर्ड हम लोग का अलग था और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी जो अदर कंपनी से हमें अलग बनाती थी। और सबसे बड़ा काम हम लोगों ने जो उस टाइम पे सोचा था वो ये सोचा था कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, हम कोडिंग के स्टैंडर्ड के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे और हमेशा उसे फॉर्मुलेट करते रहेंगे। विद दिस इन माइंड हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट की एंड फ्रॉम 2014 वी आर इनसाइड मोबाइल डेवलपमेंट स्पेस एंड वी हैव डेवलप्ड सम good mobile applications who have scaled well to millions of users. For example, Plan That, जो कि एक सोशल मीडिया शेड्यूलिंग कंपनी है, एंड पॉकेट प्रिंट्स जो कि ऑस्ट्रेलियन फोटो प्रिंटिंग बिजनेस की कंपनी है। सिमिलरली फ्रेम शॉप जो ऑस्ट्रेलियन फोटो प्रिंटिंग का ही बिजनेस करती है मगर वो फ्रेम्स में है। तो इन सारी कंपनीज के लिए हम लोगों ने मोबाइल एप्लीकेशंस बनाए और वो मोबाइल एप्लीकेशंस 2 मिलियन यूजर्स के पास ऑलरेडी हैं और जो रेवेन्यू स्केल है वो काफ़ी अच्छा है उन कंपनीज का। एंड हमेशा से हम लोग सोचते थे कि हम लोग कब तक काम करेंगे किसी और के लिए। वी हैव टू वर्क ऑन आवर प्रोडक्ट्स एज वेल। सो वी स्टार्टेड विद अ प्रोडक्ट कॉल्ड स्मार्टली लिंक, जो इंस्टाग्राम के लिए लिंक इन बायो प्रोडक्ट है, in which you can create your own personal Instagram bio link, which you can put inside your bio link section. And whenever you do changes onto the bio link, you don't have to go inside Instagram and change it. It automatically reflects. You can analyze all the things, and everything will be there. So काफी सो काफी अच्छा प्रोडक्ट है ये भी। हम्म। जान के काफी अच्छा लगा कि जो कंपनी हम लोगों ने स्टार्ट करी थी 4 लोगों के कोलैबोरेशन से, और किस तरीके से हम लोग एक रूम में बैठ के रात रात भर कोड करा करते थे, वो कंपनी आज इतनी Absolutely. बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है और वो सारी आपकी और आपके दोस्त जैसे। सो लेट्स टॉक अबाउट सिंक सॉफ्ट। और सिंक सॉफ्ट को हम लोगों ने एक वर्क एथिक्स के साथ स्टार्ट करा। हम लोगों ने कुछ कमियां पाई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में, जिसे हमने कहा हम्म। कि यार ये कमियां हम इसे आगे नहीं ले जाएंगे, हम इसे यहीं पे खत्म कर देंगे। जब हम कंपनीज बनाएंगे तो उसमें ये फॉल्ट्स नहीं हो। तो लेट्स या टॉक अबाउट सिंक सॉफ्ट और सिंक सॉफ्ट किस तरीके से स्टार्ट हुआ एंड ऑल दिस वाज एक काफी इंटरेस्टिंग जर्नी। हाँ, ये है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी। सो हम लोगों ने स्टार्ट जब किया था तो हम लोगों ने एक ही गोल था हमारे दिमाग में, एज यू सेड, कि हम जो कोडिंग एथिक्स है उसके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करेंगे। एंड जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो वी स्टार्टेड एज अ फ्रीलांसर एंड whenever we saw the code,
you know that how furious we got with the naming conventions, with the the variables, with the coding paradigm, and जो उन लोगों ने जिस तरीके से कोड एग्जीक्यूट किया था, हर फंक्शन को उन्होंने अलग अलग तरीके से लिखा था और 50 बार लिखा हुआ था होता था कोड में। और जब वो चीज़ें हम लोग के पास आती थी तो हम लोग कितना फ्रस्ट्रेटेड फील करते थे कि जब जैसे हमारे पास एक कोड है, यू रिमेंबर द कोड यू वर गिवन फर्स्ट, उसमें इतने वेरिएबल्स थे, सेम काम के लिए अलग अलग 5 वेरिएबल्स थे। एंड वी यूज टू से दैट कि यार ये कैसा कोड किया है किसी ने कि हम लोग उसको खोज तक नहीं पा रहे कि कहाँ से क्या कॉल हो रहा है। एंड सिंस देन वी स्टार्टेड विथ थॉट कि हाँ, कभी भी हमारे पास कोई भी कोड आएगा एंड वी विल बी सेटिंग अ स्टैंडर्ड जो हम लोग फॉलो करेंगे, और जब हमारे पास से वो कोड डिलीवर होके जाएगा इट वुड बी वन स्टेप अहेड ऑफ व्हाट इट वाज। सो यही गोल हमारे पास हमेशा से रहा और हम लोगों ने हमेशा से इसको फॉलो करने की कोशिश की है। So let's talk about some of the programming का हिस्ट्री क्या है, हम इस पे बात करते हैं। फिलॉसफी क्या है प्रोग्रामिंग की। तो प्रोग्राम जब हम कोड करते हैं, इनिशियल जो कंप्यूटर्स है वो हमारे बड़े बड़े एनियाक्स और ये सब थे। इसमें कोड करने के लिए कई सारी महिलाओं का इस्तेमाल होता था जो इस पे कोड को लिटरली बुनती थी। हाँ। तो उस समय का जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर था वो इस तरीके का था कि उसमें बिट्स और बाइट्स तो होते थे, बट वो 1 एंड 0 जो है उसमें बुनने पड़ते थे सुई अलग तरीके के। तो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दिस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और किस तरीके से महिलाएं जो अपनी पहली प्रोग्रामर्स थी, बग्स का क्या मतलब है, ये सब काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करना चाहिए। सी, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बॉटम, हमारी लाइफ जो थी वो 14 बिलियन ईयर्स पहले शुरू हुई है। एब्सोल्युटली। एंड 500 ईयर्स अगो तक हमें लिटरली वी वर लाइक लिविंग इन अ नोमैडिक स्टाइल। लेट 1800 से विद द इन्वेंशन ऑफ लाइट बल्ब हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें स्टार्ट की हैं कि हाँ हम समझ पाएँ कैसे होता है क्या होता है। और फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केम इन लाइक 1940। सो इफ़ यू लुक एट द टाइम स्केल, हमारी जो प्रोग्रामिंग की जो लाइफ साइकिल है वो जस्ट अभी स्टार्ट हुई है। हमारे पास कुछ ऐसा हुआ ही नहीं जिसमें हम लोग सिग्निफिकेंट हम लोगों ने टाइम देखा हो। एंड ये चीज़ें ऐसी रैपिडली चेंज हुई कि एक भी दिन with the introduction of internet on January 1st 1983, उसके बाद से ऐसा एक सिंगल डे नहीं गया जिस दिन कुछ ना कुछ इनोवेट प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में ना हुआ हो। whether it's a better writing algorithm, whether it's a better way to think, whether it's a better way to write stuff, ये सारी चीजें डे बाय डे स्टफ बाय स्टफ होती ही जा रही हैं, होती ही जा रही हैं। अमेजिंग। सो प्रोग्रामिंग की एक अपनी एक जो हिस्ट्री रही है, और आपने बहुत सही बताया कि जिस तरीके से 14 बिलियन पहले ये यूनिवर्स स्टार्ट हुआ और किस अर्थ स्टार्ट हुई और अर्थ पे जीवन स्टार्ट हुआ, इस तरीके वहां से हम प्रोग्रामिंग को ओरिजिनेट कर सकते हैं, क्योंकि द यूनिवर्स इटसेल्फ इज फॉलोइंग सर्टेन रूल्स। एंड प्रोग्रामिंग का भी यही मतलब है कि आप कुछ एक रूल्स क्रिएट करते हो जिसको फाइनली आपका प्रोग्राम उस फ्लो में जाके उसे कंप्लीट करता है। तो इट्स अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग जो आपने हमारे साथ यहाँ पे शेयर करा। I would also like to talk to you about some of the do's and don'ts of coding. So, स्क्रिप्टिंग में, कोडिंग में आपके इस समय आई थिंक 10 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया होगा कोड्स लिखते हुए। तो लेट्स टॉक अबाउट कि किस तरीके के जो पैटर्न्स हैं आप फॉलो करते हो, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको खराब लगता है। जैसा कि आपने बताया नेमिंग कन्वेंशन इम्पोर्टेंट, तो क्या और चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट, आपके क्या वर्क एथिक्स हैं इसमें। मैंने 5 पॉइंट्स दोनों के निकाल रखे थे जो मैं डिस्कस करना चाहता था सबके सामने, और ये 5 पॉइंट्स बहुत ही क्रूशियल है। सो लेट्स टॉक अबाउट डूज। पहले हम लोग को डूज क्या करने चाहिए। जब भी कभी हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं देन द फर्स्ट थिंग विच कम्स टू आवर माइंड इज लॉजिक। लॉजिक जो है, जिस तरीके से प्रोग्रामिंग में बिट्स, निबल्स, ये सब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, एक लॉजिक सेंस का होना प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास लॉजिक नहीं है देन यू कैन नॉट कोड। दैट्स अ 100% ट्रूथ पार्ट। आप कोडिंग को आप किसी पे फॉर्मुलेट नहीं कर सकते हैं, किसी पे फोर्स नहीं कर सकते हैं। इट हैज़ टू बी कमिंग फ्रॉम इनसाइड एंड द वे यू लुक ऑन टू द स्टफ, ये इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू गो फॉर अ प्रोग्रामिंग और अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम दैट यू गोइंग टू डू।
सबसे पहले जो एल्गोरिदम हम मेक करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, वो डिसाइड करता है कि हमारी जो प्रोग्रामिंग की स्किल्स हैं, प्रोग्रामिंग की क्वालिटी है, वो कैसी रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक सिंपल सा टर्म दे दिया जाए कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है सम करने का, तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि हाँ 1+1=2 हो सकता है। लेकिन क्या होगा अगर हम ये सोचें कि हम एक फंक्शन लिखें जो बाद की चीज़ों में भी सम करने के काम आए। सी, द थिंग इज दैट कि हम आगे के लिए सोच रहे हैं, फॉर द पर्टिकुलर टाइम बीइंग हम नहीं सोच रहे हैं, हम मॉड्यूलर कोडिंग के बारे में कर रहे हैं। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि कभी भी आप कुछ काम करें, यू हैव टू डू मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। थिंक ऑफ वन टास्क एट अ टाइम, एंड वो जो फंक्शन है, आपका मॉड्यूल है, वो आपका एक ही काम करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। एंड what you have to achieve is that you have to achieve robustness in the code. कभी भी आपको ये नहीं करना है कि आपने एक ही मॉड्यूल को बार बार लिखा है, हर क्लास में अलग अलग इनिशियलाइज किया। इंस्टेड यू कैन राइट इट एट वन प्लेस एंड यूज इट मल्टीपल टाइम्स। दैट इज सेट स्टैंडर्ड दैट पीपल हैज टू फॉलो। सेकेंड थिंग जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे, यू हैव टू रिमेंबर दैट लेस इज मोर। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन सिंप्लिसिटी। सो व्हेन यू पाइल ऑन नॉलेज, जब आपके पास बहुत सारी नॉलेज हो जाती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपके पास कौन सा काम किस तरीके से किया जाए। देन वहां पर आदमी फ्रस्ट्रेट होने लगता है और चीज़ों को ना अजीब तरीके से सोचने लगता है। सो इंस्टेड आपको पेशेंटली आपको अपना टाइम लेना चाहिए, आपकी लर्निंग को स्मॉल बिट्स में इंक्रीज करना चाहिए जब तक आप उस प्रोग्रामिंग के बारे में पूरी तरह समझ नहीं जाते। आपको समझना पड़ेगा कि एक फंक्शन और क्लास एक ही सिंपल काम करे और हर पे ना जाए। वो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जो वेरिएबल्स हैं वो अप्रोप्रिएटली हों। जैसे कई लोग हैं, अभी यू विल एग्री विद दिस, कि हम लोगों ने जो प्रोग्रामिंग्स देखी हैं उसमें ये था कि अगर एक वेरिएबल है डिले, तो लोगों ने शॉर्ट करने के लिए उसको डी वेरिएबल में रख दिया है। याद है ना? यस। अब सबने पढ़ा है कि काउंटर वेरिएबल आई होता है, हर आदमी 90% ऑफ द टाइम आई ही यूज करता है फॉर लूप में। ऐसा क्यों है? मतलब सेट स्टैंडर्ड क्यों नहीं हो सकता? हम उसे ये क्यों नहीं कर सकते कि वो अप्रोप्रिएटली रीड करे? सी, कोडिंग इज अ आर्ट। आप कोडिंग में जितना ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, कोडिंग उतनी ही अच्छे से निखर के सामने आएगी। यू कैन नॉट फोर्स इट। शॉर्ट टर्म तरीका किसी भी चीज का नहीं होता है। एंड यू हैव टू बेस योर सेल्फ ऑन सॉलिड प्रिंसिपल्स। थर्ड पॉइंट मेरे ये था कि, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टू वैल्यू योर वाई ओवर हाउ। आपको अपने वाई को क्लियर करना पड़ेगा हाउ से पहले, कि ऐसा हम राइट। क्यों कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। एंड यू हैव टू आस्क योर सेल्फ क्वेश्चंस दैट अगर कोई चीज़ है जो हमें एग्जीक्यूट करनी है, जो हमें कंप्यूटर से करानी है। सी, बहुत फैसिनेटिंग होता है। आप कुछ लाइंस कोड लिखते हैं लेकिन कंप्यूटर उस काम को करके देता है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, जो सबसे पहला प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा होगा, अभी यू रिमेंबर हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड एक छोटा वर्ड नहीं है, ये बहुत बड़ा वर्ड है। इट्स अ सिंबल कि आपने कुछ कहा कंप्यूटर से करने के लिए और उसने करा आपके लिए। इट्स लाइक you're creating something which is going to change your life. So you have to value over these things. These things are small, but चीजें बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं एक दूसरे से। सबसे बड़ी और फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि डू लर्न विद अ गोल इन माइंड। यू हैव टू यू हैव टू बी गोल सेंटर्ड। और आपके पास एक गोल होना चाहिए माइंड में। आप जब भी कभी प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं, कोडिंग सीख रहे होते हैं, तो जस्ट फॉर लर्निंग से आप उसे मत सीखिए। हैव एन एंड गेम इन माइंड। एंड गेम के बारे में सोचिए कि हाँ, आपको उसके साथ क्या करना है। इट्स लाइक प्लेइंग चेस। आपको हम हर मूव से चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको ये सोचना पड़ता है कि हाँ, हमें अपोनेंट की क्वीन को टेक आउट करना है। आप बहुत बड़ा मून शॉट गोल्स को सेट मत करिए। आपको लगे कि हाँ, मैं एआई लिख दूंगा पहली बार में, नहीं। ट्राई टू सेट गोल्स इन माइंड, सेट स्मॉल गोल्स, और हर गोल को अचीव करते करते यू विल बिकम अ बेटर पर्सन इन साइड कोडिंग। You will not become Elon Musk in a single day. You have to be patient and working for entire 20, 30 years for that. But if you set your goals and each step and you improve yourself 0.01% every single day,
then you will surely gonna get it. The last point which I want everyone to do inside the coding is to don't hesitate to search and then research. आपको हमेशा किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि मिल जाए. You have to be ready to research that problem. Reformulate the ways. आपको समझना पड़ेगा कि जो रिसर्चिंग है वो किस लिए, आपके सर्च में क्या कमी थी कि आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, या आप कुछ नया कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको रिसर्च करना पड़ रहा है. एंड यू हैव टू बी श्योर एंड डोंट हेजिटेट टू सर्च एंड रिसर्च इनटू दैट. आफ्टर दैट मैं डोंट्स की बात करूंगा. डोंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम डोंट्स में ही लोग फंसते हैं. सबसे पहले, don't let people discourage you before trying anything you want to do. Suppose that you want to do something and you talk to a negative person. What they will do, they will count like 99 problems to you and you will get lost in that. It's like, don't let people discourage you. Second thing is that when you're stuck in something inside coding, don't give up. When you're stuck in something, I have few people in mind that they were doing some crucial projects and they got stuck in something and they left this project. You have to continuously think over it. If you have got a problem, आपको, आप खाना खा रहे हैं आप तब सोचिए, आप बाथरूम जा रहे हैं तब सोचिए, आप कहीं गाड़ी चला रहे हैं तब सोचिए. आपको प्रॉब्लम को बिल्कुल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी. जब तक आप प्रॉब्लम्स को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी, और जब तक प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी you cannot solve it. The third problem, and which is a major don't that don't need to do in coding, is that don't pile yourself on language after languages. You don't need to be like कि मुझे 50 languages आती हैं. You don't need to be jack of all trades and master of none. I remember that when I started, कई सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जो कई सारी चीज़ें सीख रहे थे. किसी को जावा भी आती थी, किसी को सी आती थी, किसी को वेब भी आता था, किसी को बहुत सारे बीन्स आते थे. और मैं हमेशा सोचता था यार मुझे दो चीज़ें आती हैं सिर्फ. मैं ऐसा कब सोचूंगा कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ. लेकिन आई डेंट गेट डिस्ट्रैक्टेड. आई स्टिल नो 3 or 4 लैंग्वेजेस, दैट्स इट. बट वो 3 or 4 लैंग्वेजेस जो हैं वो मेरे डोमेन्स हैं, और वो मेरे डोमेन में आकर मुझे कोई पटखनी जल्दी नहीं दे सकता है. देयर इज ऑलवेज अ रिप्लेसमेंट, लेकिन उसमें उस आदमी को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट से हटाने के लिए. सो this is the third part that I wanted to talk. The fourth point is, जब भी आप कभी कोडिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आदमी सोचता है कि लेट मी स्टार्ट विद अ डिफिकल्ट प्रोजेक्ट फर्स्ट and then I'll start with something else. Then don't start on difficult projects too early. If you have things like कि आपके पास बहुत ही डिफिकल्ट सिनेरियो है तो learn to make the way towards the difficult problems. आपको डिफिकल्ट वे की तरफ एक रास्ता बनाना पड़ेगा और तभी आप जा सकते हैं. यू कैन नॉट टेक द रियल टाइम ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग डिवाइस एज द फर्स्ट प्रोजेक्ट. आपको हमेशा ये कोशिश करनी पड़ेगी, आपको कैलकुलेटर पहले बनाना चाहिए. You don't need to take difficult projects at very first stage. The last point, which is the major of all, is that don't compare yourself with others. This is something जो बहुत ही लोग करते हैं, और Avril, you will agree that this has been like, we have seen like 25, at least 25 people like that. They compare yourself with others. Don't do that. You're important in your own way. Never compare yourself with another one. Everyone has got different shoes. So ये 5 पॉइंट्स थे डूज एंड डोंट्स के जो कोडिंग में आपको करने चाहिए. मैं एक छोटा सा समराइज करना चाहूँ. डूज में बताएं वो लॉजिक में आप लॉजिक को ही समराइज कर रहे होते, आ रहे होते लॉजिक को सोचना कैसे है, उस पर परफॉर्म कैसे.
नेमिंग कन्वेंशन और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना आपने बोला, क्योंकि ऑब्वियसली आपका कोड सिर्फ आपको ही नहीं पढ़ना है और भगवान को ही नहीं पढ़ना है, बाकियों को भी पढ़ना है। तो लेट देम अंडरस्टैंड। और आप अपना ही कोड कुछ महीने बाद उठाते हो तो समझ नहीं पाते हो लिखा। स्टार्टिंग में लोगों किसी भी इंसान के साथ ये होता है, बट इवेंचुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ नेमिंग कन्वेंशंस एंड ऑल। आपने बताया किस तरीके से आइरोनिकली आप जो आई है उसका यूज करते हो, आई मींस इटरेटर, और आपको एक फॉर लूप इटरेटर की सो आपने बताया कि वाई एंड हाउ चीज, वाई पे फोकस करना चाहिए, हाउ पे नहीं। हाउ इवेंचुअली आप सम हाउ टेक्निकली आप जान जाओगे कि चीजें करनी कैसे, पर आपको समझना चाहिए कि आप करते ही क्यों, उसका एट द फर्स्ट प्लेस उसका फायदा ही क्या है। आपने बात करा हेलो वर्ल्ड के बारे में, और यही सेम चीज मेरा एक इंटरव्यू है निखिल मलंकर के साथ, जिसमें उसने मुझसे पूछा था कि क्या सबसे मुश्किल होता है, तो मैंने बताया था कि मेरे लिए अभी तक सबसे मुश्किल प्रोग्राम जो होता है वो हेलो वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि किसी भी लैंग्वेज की बात करें, किसी भी सिस्टम की बात करें, किसी भी आर्किटेक्चर की, किसी भी चीज की बात करें, अगर आप उस पर एक हेलो वर्ल्ड रन कर सकते हो तो आगे का जर्नी आसान हो जाता है। सेटअप इनिशियल मुश्किलें हैं तो आपको हेलो वर्ल्ड के साथ। नेक्स्ट जिस चीज के बारे में आपने बात करी वो है गोल सेटिंग के। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। आपने एक और चीज बोली, कोई भी एक दिन में इलॉन मस्क नहीं बन सकता। ऑब्वियसली इलॉन मस्क खुद भी एक दिन में इलॉन मस्क नहीं बना है, उसने पूरी जिंदगी मेहनत करी और कर रहा है, राइट। बहुत ही कमाल की टिप्स दी हैं आपने। आपने बताया कि सर्च और रिसर्च कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज तक मैं कोई भी टास्क लेने के पहले उसे कंप्लीटली सर्च करता हूँ कि वर्ल्ड में किसने करा है ये, और किसने सबसे पहले क्या तरीके यूज करे। एक बार आपका माइंड पूरा खुल जाता है इस प्रॉब्लम, जब आप एक एक्चुअली सर्च करते हो बिफोर ट्राइंग इट आउट एट फर्स्ट। डू योर रिसर्च वेल। आपने डोंट्स के बारे में बहुत ही अच्छी टिप्स बताई हैं, और ये प्रोग्रामिंग से ज्यादा इंसान की किसी भी चीज में काम आए ऐसी टिप्स हैं। सबसे पहला कि कॉन्फिडेंस, आपको दूसरों की बातों से डिस्करेज नहीं होना है। आपने बताया कि किस तरीके से कभी भी हार ना मानना बहुत ज्यादा हेल्प करता है, मतलब किसी भी चीज में। और इंपॉर्टेंस आपने बताई कि इंपॉर्टेंस ऑफ थिंकिंग के बारे में आपने बात करा कि प्रॉब्लम्स के बारे में तब तक सोचते रहो जब तक वो सॉल्व ना हो जाए, या अल्टीमेटली आप जान जाओ कि ये सॉल्व हो ही नहीं सकती है, इम्पॉसिबल है। ओके, तो जस्ट डोंट गिव अप। तो लैंग्वेजेस के बारे में आपने बताया कि किसी एक फोकस चीज पे फोकस करो, किसी एक लैंग्वेज पे फोकस करो, एंड बेसिकली अपना जो भी थॉट प्रोसेस है, जो भी तुम्हारा स्टार्टअप आइडिया उसको उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश उस एक लैंग्वेज, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन 10 डिफरेंट। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज कोई भी काम कर सकती है। सी पे भी आप एक कंप्लीट गेम इंजन बना सकते हो, और जावा पे भी बना सकते हो ऑब्वियसली। सो लेट्स थिंक ऑफ इट दिस वे कि इट्स नॉट अबाउट लैंग्वेजेस, इट्स मोर अबाउट कि आप क्या करना चाहते हो और उसके लिए क्या कन्वीनियंट तरीका है। तो काफी अच्छे टिप्स हैं यहाँ पे। आपने कहा कि सिंपल चीजें पहले करनी चाहिए, एक सिंपल स्टेप फर्स्ट। अब सी बात है कि आपको सिंपल चीजें, लोग ऐसी चीजें बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने मेरी खुद की एक गलती है, मैंने स्टार्ट करा था, मैंने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्टार्ट करा था, और उस समय मैं हार्डली समझ सकता था। मैं इमेज प्रोसेसिंग नहीं कर सकता था, और मैंने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पहले स्टार्ट करा। तो आई दैट वाज अ मिस्टेक, एंड मुझे सिंपल चीज़ों को पहले करना चाहिए। ऑब्वियसली वो प्रोजेक्ट मैं नहीं कर पाया। नेक्स्ट बात करते हैं कंपैरिजंस के बारे में, कि आप अपने आप में यूनिक होते हो, दूसरी चीज़ों पे फोकस मत करो, दूसरों से अपने आप को। ये सारी टिप्स जो हैं वो बहुत ही कमाल कमाल की टिप्स हैं, और ये काफ़ी प्रोग्रामिंग में तो आपके काम देगी ही, पर आपको लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा काम देने वाली टिप्स। थैंक्स आदिश फॉर शेयरिंग सच डीप थॉट्स एंड सच डीप। ऑल्सो देर आर a lot of important subjects like जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है इंडिया में, तो खासकर हमें ये पढ़ाई ही नहीं जाता है, हमें कभी समझ में ही नहीं आता। उसमें से एक सब्जेक्ट है कंप्यूटेशनल थिंक, जो बाहर किसी भी कोर्स को स्टार्ट करने के पहले आपको कंप्यूटेशनल है वो बताया जाता है। मैं भी अपने वर्चुअल रियलिटी वर्कशॉप्स में की शुरुआत जो करता हूँ वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग से करता हूँ। किस तरीके से बिट्स एंड बाइट्स वर्क करते हैं, किस तरीके से आपको सोचना चाहिए एक प्रोग्राम को राइट करने के पहले, क्या थॉट, जो आपने बताया कि अपने लॉजिक्स पे ध्यान दो, किस तरीके से लॉजिक्स बिल्ड करने में, इन सब चीज़ों पे। तो लेट्स टॉक अबाउट कंप्यूटेशनल थिंकिंग। आपकी इस पे क्या राय है, और लेट्स टॉक अबाउट दैट। See, computational thinking, as per me, is like कि आप एक कंप्यूटर साइंटिस्ट की तरह सोच रहे हैं. You know, the scientists, they think about everything, like how things start, how things are working, and how things will turn out to be. So
आपको किसी भी तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले इन चीज़ों को एक कंप्यूटर साइंटिस्ट की तरीके से सोचना पड़ेगा. एंड you have to assess the problem, you have to find the patterns in the problem, you have to think how things are getting automated. and इन सब का जनरलाइजेशन जो होता है वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है एज पर मी. सो लेट मी टेक यू विद एग्जांपल. सबसे पहले एक एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल लेते हैं कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारे पास तो हम लोग प्रॉब्लम का पहले फॉर्मुलेशन करते हैं. दैट्स द फर्स्ट स्टेप इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग. लाइक हम प्रॉब्लम को कैसे कहाँ से जनरेट हो रही है. फॉर एग्जाम्पल एक जो स्टफ है वो कैसे काम कर रहा है. देन यू हैव टू एनालाइज दैट प्रॉब्लम, दैट हाउ थिंग्स आर वर्किंग, हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड एंड हाउ थिंग्स आर गेटिंग ऑटोमेटेड. सो जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है वो लॉजिक को, असेसमेंट को, पैटर्न्स को और ऑटोमेशन को इन्वॉल्व करती है. इवेंचुअली जनरलाइज करती है सारी चीज़ों को कि जिससे पता चले कि वो चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं. तो बिल्कुल सही बात आपने करी कि कंप्यूटर थिंकिंग जो है कम्प्लीटली पैटर्न्स पे भी, लॉजिक पे भी. और जो कंप्यूटर है वो मैजिक से काम नहीं करता. जहाँ तक हम चीज़ों को जब समझ नहीं पाते तो हम उसे एक मैजिक का नाम, जादू से हो जाता है आजकल कुछ भी. बट ऐसा नहीं है, मैजिक से कंप्यूटर काम नहीं करता है. एक आपको उसका जब थॉट प्रोसेस समझ में, कंप्यूटर का फ्लो किस तरीके से होता है, आप किस तरीके से किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी टास्क को सब डिवाइड करते हो छोटे छोटे टास्क में. कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे टास्क कर सकता है, बड़े टास्क नहीं कर सकता है. इवेंचुअली आपको एक आर्किटेक्चर बिल्ड करना पड़ता है, टास्क का नेटवर्क ऐसा बिल्ड करना पड़ता है, एक टास्क दूसरे पे डिपेंड होता है और टास्क का चेन बना के वो चेन एक दूसरे को सॉल्व करती जाती है. तो ये सब चीज़ें काफ़ी अमेजिंग है. एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आती है जो लोगों ने उतनी नहीं पढ़ी होती है, बट डिज़ाइन पैटर्न एक काफ़ी इंपॉर्टेंट. अगर आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो आपको समझना होगा कि डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, आपको समझना होगा बहुत सारी चीज़ों का. तो डिज़ाइन पैटर्न्स जो है उसके बारे में क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल. डिज़ाइन पैटर्न्स को अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें, बहुत ही इजी लैंग्वेज में अगर हम समझें उसे, तो ये कह सकते हैं कि आपके पास एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए आप उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो जो जो वे है वो आपका डिज़ाइन पैटर्न होगा. फॉर एग्जाम्पल आप एक सिंपल सा टर्म उठा लेते हैं कुछ भी, या एक प्रोग्राम लिखने बैठते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उसके बारे में सोचते हैं. सोचने के बाद आपको पता चलता है कि हाँ, हम इसको ऐसे वे से कर सकते हैं. उसके बाद आपको समझ में आता है कि आप इसमें कौन सा फॉर्मुलेट करेंगे वे जो आपको लेकर जाना है आगे. सच एज पहले आपने क्लासेस लिखे, फिर आप कितनी डिपेंडेंसीज यूज़ कर रहे हैं एज यू सेड, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप स्टेप बाय स्टेप टेक ऑन करते हैं. ये आपका डिज़ाइन पैटर्न होता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने का. अमेजिंग. तो डिज़ाइन पैटर्न्स के काफ़ी सारे रूल्स हैं जो आपको समझना ज़रूरी होता है, और उन रूल्स के बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें आपको एक एक डिज़ाइन पैटर्न को किस किस लैंग्वेजेस में किस से इम्प्लीमेंट करना है. आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट समडे. सो लेट्स टॉक अबाउट, आपने एक वर्ड यूज़ करा था पिछले कुछ अभी इसी टॉक में, वो था ऑटोमेशन. सो ऑटोमेशन इज बेसिकली काम को, किसी भी टास्क को ऑटोमेटिकली कैसे करना सिखाना है तो ये. बट आजकल मशीन्स और भी काफ़ी कुछ सीखने लगी हैं, जैसे कि मशीन्स देखना सीख रही हैं. मशीन्स कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डॉग एंड अ कैट. मशीन्स कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स नाउ. मशीन्स आर इवन, अगर न्यूरल नेटवर्क का इन्वेंशन जो है वो काफ़ी पहले जाता है. उसका कोड जो था वो एग्जिस्ट कर रहा था, बट उसको परफॉर्म करने के लिए इतने भारी हार्डवेयर, इतने सारे कैलकुलेशन एक साथ करने के पास ग्राफिक कार्ड्स नहीं थे. जब ग्राफिक कार्ड्स डेवलप हुए और आगे बढ़े 2012 के बाद, एक वर्ल्ड वाइड वो होता है, कंपटीशन होता है बेसिकली इमेजेस को एनालिसिस करने का, इमेज नेट. तो उसमें न्यूरल नेटवर्क्स ने सभी एग्जिस्टिंग हैंड रिटन मॉडल्स को आउट परफॉर्म कर दिया देखने वाले टास्क में किसी भी तरह के. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वहाँ से उसमें डीप लर्निंग और न्यूरल नेट्स का इस्तेमाल बहुत. इस समय स्टेट ये है कि आप दीवारों के पार देख सकते हो यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आप इंसान के ब्रेन की मैपिंग कर सकते हो यूजिंग आर्टिफिशियल. कोई भी टास्क ऐसा नहीं है जिसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इजी नहीं बना सकते. कई सारे टास्क ऐसे जरूर हैं जिसमें अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा काम करना है. विल डिस्कस दैट एज वेल.
सो लेट्स टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर काफी ज्यादा मिथ्स और काफी ज्यादा ऐसे डाउट्स हैं लोगों के, जैसे कि टर्मिनेटर्स, आई मीन ये कब होने वाला है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द फिलोसफीज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई वुड लव टू डिस्कस दैट। सी, एआई हमेशा से एल्गोरिदम्स के अराउंड रही है। हमेशा एआई जो है वो सेट ऑफ एम्बिगुअस इंस्ट्रक्शंस के आसपास ही घूमती रही है। और हम लोग पहले किसी चीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम लेके करते थे। विद द हेल्प ऑफ एआई इट्स लाइक अ सेकंड माइंड विच इज़ डूइंग द जॉब फॉर यू। ये कॉम्प्लेक्स जो आपके कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स बन रहे हैं वो वन ऑन अनदर बन रहे हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर के ऊपर तीसरा लेयर के ऊपर चौथा लेयर। और इस तरीके से ये सबसे बड़ी बात है ना कि एआई के आने के बाद हम लोग की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल वेदर फॉरकास्टिंग का एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जो हम यूज़ करते हैं फॉर सेंसिंग आउट। एंड सी, टर्मिनेटर्स के बारे में अगर मैं बोलूँ तो टर्मिनेटर्स एक एग्जैजरेशन है। अगर अभी भी हम देखें तो हम टर्मिनेटर्स के आसपास ही घूमते हैं, बस उनके फेस नहीं होते। वो हमारा मोबाइल है, दे गेट ट्रैक यू। आपको पता नहीं चलता लेकिन वो न्यूमरस चीज़ें करते हैं, आपको नहीं पता है। आपके बिहेवियर के हिसाब से वो अपने आप को बदल देते हैं। कई सारी ऐसी ऐप्स हैं जो ऐसा करती हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये सब प्रिडिक्शंस करते हैं। तो टर्मिनेटर्स बस दिख नहीं रहे हैं लेकिन वो हमारी लाइफ में धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं। हाँ, लेकिन ये नहीं होगा कि कोई आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बाहर से आकर हमें मार दे, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर एक टर्म पे अगर हम सोचें तो टर्मिनेटर के आसपास ही रिवॉल्व कर रहे हैं। अमेजिंग अमेजिंग, एक नई सोच है जो आप दे रहे हो कि आप इलॉन मस्क ने ये चीज बोली थी, मुझे याद आ रहा है कि यू आर ऑलरेडी अ साइबॉर्ग। इलॉन मस्क ने बोला था कि अब आप टेक्नोलॉजी पे इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो कि आपका टेक्नोलॉजी को आपके शरीर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है आपके साइबॉर्ग बनने के। आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है वो आपको एक साइबॉर्ग बना रहा है, वो आपको बेसिकली आप टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट बना रहा है। इस समय एक और चीज जिसपे इलॉन मस्क काफी ज्यादा फोकस करते हैं, वो कहता है कि जो इंसान है उसकी बैंडविड्थ जो है वो काफी कम है, यानी कि हमारी जो आउटपुट बैंडविड्थ है वो काफी कम है। इनपुट बैंडविड्थ इज फाइन क्योंकि हम देख सकते हैं और काफी सारा डेटा एक साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं, सोच सकते हैं। पर जो आउटपुट बैंडविड्थ है, या तो हम बोल सकते हैं वो बहुत धीमा है, या तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने हाथों से। राइट नाउ आप कीबोर्ड पे टाइप करते हो, वो काफी धीमा एक तरीका है। तो इस तरीके की कुछ बातें हैं जो इलॉन मस्क ने हमारे साथ शेयर करी हैं। टॉकिंग अबाउट एलॉन मस्क के बारे में कि वो इस बैंडविड्थ को, जो बैंडविड्थ है इंसान की और मशीन्स की बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा है, आउटपुट इनपुट, और इंसान की जो आउटपुट बैंडविड्थ है वो काफ़ी कम है। या तो हम जस्ट बोल सकते हैं या तो हम मोबाइल से टाइप कर सकते हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए उन्होंने एक कंपनी भी स्टैब्लिश करी है विच इज़ न्यूरालिंक। एंड न्यूरालिंक बेसिकली आपके दिमाग से ब्रेन सिग्नल्स को रीड करके उसे ट्रांसमिट कर सकती है, which is much faster. So उस बैंडविड्थ को बढ़ाने के लिए वो उस समय। या सो ऑल्सो एक काफी कमाल का एक एक्सपेरिमेंट करा गया है। तो ये जस्ट दिखाने के लिए कि जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूरल नेटवर्क बनाया है वी सॉस ने। सो माइकल स्टीवंस अगर आप जानते हो, का एक शो है माइंड फील्ड। इस समय मैं आपको उसके विजुअल्स दिखा रहा हूँ ऑनलाइन, एंड नेटवर्क थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो इन्होंने ह्यूमंस का इस्तेमाल करके किस तरीके से एक नेटवर्क का लेयर बनाया, और मल्टीपल लेयर्स में लोगों को खड़ा करके केवल फ्रंट लेयर जो इनपुट होता है उसको इन्होंने कुछ सिग्नल्स दिखाए, उस सिग्नल्स को पास करा पीछे के लेयर्स तक, और फाइनली एक बंदे ने उसका आउटपुट जो है रीड करा। सो जो नेटवर्क्स हैं, जो आर्किटेक्चर, वो किसी भी चीज़ से बिल्ड करा जा सकता है, असली से भी। और ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल हमें वहाँ पे देखा। आप दैट वीडियोस हाईली रिकमेंडेड, आप लोग उसे जाके देख सकते हो। तो या नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। ये था आर्टिफिशियल फिलॉसफी। लेट्स टॉक अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो आपने ऑलरेडी कहा आपको 50 लैंग्वेजेस सीखनी, तो व्हाट आर द मोस्ट यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? अक्सर मेरे पास सवाल आते हैं कि कौन सी एक लैंग्वेज सीख लूँ तो मेरा काम चल जाए, और या मतलब कौन सी लैंग्वेज इस समय सबसे ज़्यादा चले। इस तरीके के सवाल का आप किस तरीके से जवाब? सी, ये एक सारे क्वेश्चंस जो है वो हमेशा पुट ऑन होते हैं। इट्स वन ऑफ द क्वेश्चंस जो न्यू कमर्स हैं वो हमेशा से पूछते हैं कि मैं कहाँ चला जाऊँ।
और मैं क्या कर लूँ. सो इफ यू आर गोइंग ऑन टू दी स्टफ लाइक कि आपको क्या करना चाहिए, तो अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट एजेंसी में हैं या मोबाइल डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, तो ट्राई टू लर्न अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज एज वेल एज अ नेटिव लैंग्वेज. सो आपको एक नेटिव लैंग्वेज पूरी तरीके से आनी चाहिए और एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज जो अभी ओरिजिनेट हुई है आपको वो आनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो अगर आप एक अच्छे iOS प्रोग्रामर हैं और iOS डेवलपर हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि सबसे पहले आपको स्विफ्ट आनी चाहिए. इस टाइम स्विफ्ट क्योंकि सबसे नई है एंड इट्स समहाउ डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट, इट्स डिफरेंट एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव सी. सो आपको स्विफ्ट पे कमांड होना चाहिए बिकॉज इट्स न्यू, रिलेटिवली न्यू एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव सी. और जितना टाइम आप ऑब्जेक्टिव सी में लगाएंगे उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से आप स्विफ्ट को सीख सकते हैं. सो स्विफ्ट इज द मोस्ट prominent. And the next thing is that you know about the cross-platform language which Google is working on. No, I have no idea. That's okay. So they have a language. I'm forgetting the name. That's a Flutter Flutter. language. Okay. So you have Yeah, to Flutter learn is the very popular Flutter. these So days. you Yeah. can learn. Yeah. So we have always worked on native, but now we are into Flutter from like 1 year. और काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी प्रोमिनेंट है, अभी स्टार्ट हुआ है लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं उसके साथ. तो फ्लटर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू बी लर्नड ऑन अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट एजेंसी में हैं. सिमिलरली अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाते हैं और आपको PHP बहुत पसंद है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर फ्रेमवर्क सच एज लारावेल और व्यू जेएस का फ्रंट एंड फ्रेमवर्क या रिएक्ट जेएस का फ्रेमवर्क. तो ये सब चीज़ें हैं जो वेब के लिए और बैकएंड के लिए आपका काम कर देती हैं. और अगर आप बिल्कुल ही नए हैं और अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो आपको 6 से 7 महीने नेटिव लैंग्वेजेस पे कमांड करना चाहिए. सबसे पहले PHP, आप उसके बेसिक के बारे में जानिए, वो कैसे काम करती है उसके बारे में जानिए, तभी आप इन सब फ्रेमवर्क्स पे जंप करिए, क्योंकि फ्रेमवर्क्स आर देयर टू मेक योर जॉब ईजी. सारी चीज़ें आपके पास जो आप लिखते हैं, बार बार लिखते हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर लिखा हुआ है. लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि वो काम कैसे करती हैं. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में आपको जानना पड़ेगा पहले. तो 6-7 महीने इम्प्लीमेंट करिए और उसके बाद आप इन सब चीज़ों पे जंप ऑन कर सकते हैं. क्योंकि क्योंकि फ्लटर की अभी आपने सिर्फ बात करी है, तो फ्लटर कैसे डिफरेंट है जैमरिन से. सो जैमरिन इज ऑल्सो क्रॉस प्लेटफॉर्म जिसमें आप iOS और एंड्रॉयड दोनों को. फ्लटर में क्या एडवांटेजेस हैं, क्या आपको नेटिवनेस ज़्यादा मिलती है कंपेरेटिवली? सी फ्लटर सबसे बड़ी बात तो ये है कि ज़ैमरीन जो है वो बिहाइंड द डोर्स कोड हुई है. यू नो दैट हाउ बिहाइंड द डोर्स काम होता है. यू वोंट गेट एक्सेस की नेट फंक्शन जो है वो कैसे एक्सेस होगा वो आपको पता नहीं है. जैसे 3D टच कैसे काम कर रहा है, फोर्स टच कैसे काम कर रहा है, स्ट्रेट अवे कैसे काम कर रहा है, तो ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं ज़ैमरीन के अंदर आपको. लेकिन फ्लटर में आपको, सिंस इट्स ओपन सोर्स, आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं. आप डायरेक्टली कोड के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं. और फ्लटर इसीलिए इस चैलेंज को विन कर जाता है यहीं पर. सबसे बड़ी बात है कि ज़ैमरीन प्राइसी है. यू नो दैट ज़ैमरीन के साथ काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो प्राइसेस से आती हैं, लिमिटेशंस के साथ आती हैं, एंड यू हैव टू एब्सोल्युटली. बी इनसाइड सेट बाउंड्रीज और उनके कोडिंग पैराडाइम्स को फॉलो करना पड़ता है. लेकिन फ्लटर के साथ ऐसा नहीं है. फ्लटर ओपन सोर्स है. आप एज लॉन्ग एज उसे चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं, आप उसमें अच्छी चीज़ें ऐड कर सकते हैं. एंड ये ज़्यादा चीज़ें हैं फ्लटर के पास. जैसे अब राइटिंग फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है क्योंकि फ्लटर 1-2 साल से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रूल कर रहा है, यू नो. एंड फ्लटर के साथ सीन ये है कि काफ़ी ज़्यादा स्टैक ओवरफ्लो पे इनके यूज़र बेस भी हैं. तो यहाँ पर फ्लटर के पास थोड़ा सा ब्राइट फ्यूचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ज़ैमरीन, क्योंकि ज़ैमरीन जो है वो स्टिल ग्रो कर रहा है. लेकिन फ्लटर पे बहुत सारा बूम चल रहा है उनका. बहुत लोग हैं जो वो तुरंत ही मूव करना चाहते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट बबल जो है वो उससे लोग निकलना चाह रहे हैं. आई हैव अ फीलिंग लाइक कि माइक्रोसॉफ्ट चीज़ों को थोड़ा सा अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स करता है. सी
if you go for C sharp as well, हम लोग यूनिटी पे कोड करते थे अभी, तो you will see that कि C sharp पे चीजें हैं स्मूथ, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के बबल के इन्वायरमेंट को इटरेट करती हैं। जैसे कि कुछ चीजें हैं वो बहुत बड़े तरीके से लिखनी पड़ती हैं, जबकि वो छोटे में काम हो जाता है और किसी पर्टिकुलरली लैंग्वेज पे और ये सब चीज़ों पे। इसलिए थोड़ा फ्लटर का एडवांटेज इस चीज़ों पे ज़्यादा है। लेकिन नो डाउट दोनों क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल डेवलपमेंट के मार्केट में रूल कर रहे हैं, और दोनों ही वर्ल्ड क्लास मोबाइल ऐप्स को डेवलप कर सकते हैं सेम कोड बेस से। सो इट्स अप टू पीपल कि वो किस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। बट आई फील कि फ्लटर इस रेस में थोड़ा आगे निकलेगा बिकॉज ऑफ इट्स ओपन सोर्स नेचर, और काफ़ी ज़्यादा यूज़र बेस इनका स्टैक ओवरफ्लो पे बन रहा है अब। अमेजिंग। तो ये काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको किस तरीके का काम करना है, जो काम आप करना चाहते हो वो किस चीज़ को टारगेट कर रहा है, किस तरीके का है वो, क्या नेचर है, उसके बेस पे आप अपनी लैंग्वेज चूज करो। आप अगर सपोज ये वेब प्लेटफॉर्म है तो ऑब्वियसली आपको PHP पे ही करना बेटर, एंड बैक एंड आप कोई भी ले सकते। तो बेस्ड ऑन व्हाट यू वांट टू एक्चुअली अचीव, बेस्ड ऑन दैट आप, एंड फ्लटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देती है दोनों ही प्लेटफॉर्म्स को एक साथ टारगेट करने, और मे बी और भी प्लेटफॉर्म्स, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। आई विल कनेक्ट यू विद समवन हु इज अ वेरी गुड कम्युनिटी ओनर एट फ्लटर हु गाइड यू अबाउट दैट। I'll invite him someday on XR podcast and काफी जानकारी मिली। So let's also talk about the philosophy of coding. So let me brief this subject a little bit more because philosophy of coding, मैं हमेशा ये एक चीज देखता हूँ कि जो गेम्स बनाते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो मुझे इंट्रीग करने वाली चीज लगती है, हमारी रियल लाइफ में कुछ रूल्स हैं। हमारे रियल लाइफ के उन रूल्स को अगर हम फॉलो करेंगे, लाइक अगर हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो हमें एक अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा जॉब में पूरी मेहनत करेंगे तो हमें और अच्छी आगे बढ़ते जाएंगे। बट हम उन रूल्स में उतना इंटरेस्ट नहीं दे पाते हैं, उतना मेहनत नहीं कर पाते हैं, या ये कुछ भी हमें प्रॉब्लम होती है, हालांकि मेरे साथ नहीं है बट ज़्यादातर के साथ ये वाली चीज़ है। बट गेम्स में अगर आप सिमिलरली इंस्टेंट रिवॉर्ड जिसे कहते हैं, इंस्टेंट रिवॉर्ड अगर आप उसी सेम चीज़ का मिलता है, जैसे लाइफ में आपका रिवॉर्ड जो है वो स्लो होता है बट गेम्स में रिवॉर्ड फास्ट होता है, इंस्टेंट रिवॉर्ड आपको मिलता है। इस कारण आप कितनी भी मेहनत कर जाते हो और उसमें अल्टीमेटली आप सक्सीड कर ही जाते हो। गेम्स में आप इजीली फन के साथ किस तरीके से आगे बढ़ते जाते हो। सो ये मेरी एक फिलॉसफी है, मैं गेम्स और लाइफ को बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ। तो मैं हमेशा इस तरीके से, सो तुम्हारी कोडिंग में क्या फिलॉसफी है, एक ये चीज़ मेरे को जानना काफ़ी। फ्रॉम कोडिंग तुमने क्या ऐसी लाइफ लेसन्स तुम्हें मिलते हैं कोडिंग में तो तुम चाहते हो कि हाँ यार ये सबको। सी द फर्स्ट थिंग जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप टाइम के हिसाब से अगर कोड करते हैं तो यू हैव टू रिमेंबर दैट क्वालिटी इज नेवर चीप। सबसे बड़ी बात है, अगर आप फास्ट एंड डर्टी कोड लिखना चाहते हैं दैट विल टेक लेस टाइम, लेकिन वो फास्ट होगा। मगर आप अगर एक क्लीन कोड लिखना चाहते हैं दैट विल टेक योर टाइम। सो यू हैव टू थिंक, और ये फिलॉसफी अपनी होनी चाहिए कि अगर आप किस पोर्शन पे जाना चाहते हैं, क्या किसी काम को आप जल्दी और निपटा के भेज देना चाहते हैं, या फिर आप एक मास्टरपीस क्रिएट करना चाहते हैं जिसके साथ आप इंस्पायर होके आगे मूव ऑन हो। अगर आप एक मास्टरपीस क्रिएट करना चाहते हैं देन इट विल टेक टाइम, लेकिन अगर आप बस किसी टास्क को कंप्लीट करना चाहते हैं दैट विल बी क्विक, एक दिन के अंदर कंप्लीट हो सकता है वो। बट यू हैव टू मेक अ फिलॉसफी कि आपको अपने टाइम के साथ ये डिपेंड करना पड़ेगा कि आप फास्ट के साथ जाना चाहते हैं या क्लीन के साथ जाना चाहते हैं। काफ़ी अच्छा, एक इंटरेस्टिंग ये मैसेज है। मैंने यही सेम चीज़ अपने पिछले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कोडिंग से भी सीखी थी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग से भी। ही वॉज ऑलवेज लाइक, वो अपने CEO से भी लड़ जाता था इस बीच चीज़ को लेकर। तो कभी भी अगर तुम टाइम में निगोशिएट करो, अगर उसने बोल रखा है कि मुझे ये फंक्शनैलिटी डालने में 10 दिन लगेंगे, अगर तुम उससे कहो कि 8 दिन में कर दो तो वो एकदम बंदा लड़ जाता था। तो वो बोलता था इफ़ इट टेक्स 10 days इट विल टेक 10 days, इफ इट टेक्स 1 month इट विल टेक 1 month, यू कैन नॉट नेगोशिएट। बट उस बंदे की जो क्वालिटी होती थी वो उसको कोई टच नहीं कर सकता अनडाउटेडली।
कैन नेवर कंपैरिजन विद जा उसका चाइनीज बंदा था एंड ही वाज अमेजिंग एट दैट. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने उन लोगों से सीखी हैं जो लोग ऑलरेडी वर्ल्ड में कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनके. तो ऑब्वियसली ये तुमसे भी जान के बहुत अच्छा लगा कि अगर क्वालिटी को मेंटेन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है. एक और बहुत बड़ा अच्छा और इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जो आई थिंक अभी वो प्रोफेसर नहीं है बट वो MIT के एक प्रोफेसर हैं जिनसे मैं मतलब जिनके ऑनलाइन क्लासेस में. तो व्हाट ही यूज्ड टू से कि अगर कोई डॉक्टर काम पे जाता है तो अगर वो डॉक्टर जाके ऐसे ऐसे लोगों को चीर फाड़ रहा है और कुछ काम कर रहा है तो उसके पेशेंट्स कैसा फील करेंगे या उससे कैसा. तो उस तरीके से उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको कोड भी करना चाहिए. आप ऐसे कुछ भी कहीं भी नहीं घुसा सकते. अपने काम में क्वालिटी रखो. अपने काम का टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लो. आप किसी ओ ब्लेम गेम मत खेलो. MNCs में मैंने सबसे ज़्यादा जो चीज़ नोटिस करी है वो है ब्लेम गेम. चीज में लोग एक दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं. ये सब बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स बहुत गंदी होती है. इस कारण में मेरा कभी MNC में तो गुजारा हो ही नहीं सकता. ये एक चीज है क्योंकि मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ. एंड टू एंड काम करता हूँ. एक बार मुझे दे दिया उसके बाद सब चीजें जो भी होनी है वो मुझे मैनेज करनी है चाहे मैं जैसे भी करूँ. तो ये सब जो कुछ टिप्स आपने दिए ये बहुत कमाल के टिप्स हैं. ये ज़रूर जो भी हमें देख रहे हैं इस समय बहुत इन्हें हेल्प करेंगे अपनी लाइफ में भी और प्रोग्रामिंग स्किल्स को भी डेवलप करने. ऑल्सो एक और कंट्रोवर्शियल चीज़ अभी रिसेंटली आई है. कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अच्छा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बुरा है. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. 6th ग्रेड से ही इस समय जो प्रोग्रामिंग है वो स्टार्ट होने वाली है. जो 6th ग्रेड के बच्चे होंगे उन्हें प्रोग्रामिंग के बारे में बताया जाएगा. कुछ पेरेंट्स से मैंने ये भी सुना है कि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा और प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ है कि इंजीनियरिंग के बच्चे पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आती है. तो हमारे 6th ग्रेड के बच्चे कैसे पढ़ेंगे. तो मतलब उनका थोड़ा सा वो हो गया है. और एक और चीज़ है 12th के बाद मतलब 12th करते करते आप इंटर्नशिप्स वगैरह कर सकते हो. ये भी एक नया रूल है. तो एक बंदी का मैंने ट्वीट देखा था या कुछ जिसमें वो ब्लेम कर रही है सरकार को कि चीप लेबर चाह रहे हैं इस कारण ये इंटर्नशिप पहले अलाउ कर रहे हैं और ये सब चीजें. तो ये सब जो कॉन्टेक्स्ट है ये टोटली किस तरीके से आप इसको देखते हो. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट बिकॉज ये काफी इंटरेस्टिंग और हॉट न्यूज है इस समय. बहुत. जस्ट थिंक अबाउट दिस कि एक किसी बंदे के अंदर अगर एक छोटा सा बच्चा है, मैं एक खुद ही मेरा 3 साल का बेटा है, मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ कि वो चीज़ों को कैसे परस्यू कर रहा है. हम अभी करेंटली क्या सिनारियो था मैं उसके बारे में पहले बात कर लूँ, फिर मैं आता हूँ कि 6th स्टैंडर्ड से शुरू करने के क्या फायदे हैं. सबसे पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि जब हम लोग 11th क्लास में थे, यू रिमेम्बर, देन ओनली वी केम टू नो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नाम की भी कोई चीज होती है. फॉर मी इट वाज ग्रेजुएशन. जो मेरा BCA का पहला साल था, मुझे 12th तक भी नहीं पता था कि प्रोग्रामिंग कोड भी करे जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी लिखे जा सकते हैं. द मोमेंट आई केम इन कॉन्टैक्ट विद द कोड, मेरी सारी जिंदगी बदल गई है. मेरी पूरी दुनिया से 360 डिग्री रिवॉल्व हुई है. इवन जो मैं पर्सपेक्टिव अब है ना कि हाँ मैं किसी चीज को अगर देखता भी हूँ देन मैं अब ऐसे उसे वॉच करता हूँ जैसे वो कोई एक फंक्शन है, कोई एक मॉड्यूल है, उसे काम करने का एक शॉर्टेस्ट वे हो सकता है. लेकिन थिंक अबाउट दैट, जो इससे पहले जो हो रहा था, दे वर एनालिटिकल, दे वर डूइंग वन स्टेप एट अ टाइम. आप केवल इस चीज को करने का एक सेट पैरामीटर है, एक सेट रूल है, बस वही काम कर सकते हो. और पेरेंट्स ने हमेशा यही सिखा के बच्चों को बड़ा भी किया है. आई हैव नो वरीज फॉर दीज, बट द थिंग इज दैट कि पेरेंट्स को थोड़ा सा इवॉल्व होने में हल्का सा टाइम लगा इसमें. लेकिन अब क्या होगा कि जैसे ही कोई भी प्रोग्रामिंग एज सच ये नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर वालों के लिए है. सिर्फ कंप्यूटर वालों के लिए प्रोग्रामिंग नहीं होता है. प्रोग्रामिंग आप रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम हम लोग की प्रोग्रामिंग में बहुत ही कॉमन छोटा सा बेसिक है. शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम हम रियल लाइफ में भी तो इसका यूज करते हैं, बिल्कुल यूज करते हैं. और ऐसा है नहीं कि हम बच्चों को अगर सिखाएंगे प्रॉब्लम को मॉड्यूलर बारे में सोचना तो वो प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छे और रिस्पॉन्सिबली सॉल्व कर पाएंगे रादर देन कि वो पैनिक हो जाए. तो ये रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं टच कर रहा है उनको. किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में अगर हम बात करें, एक एक प्रॉब्लम है अगर आती है किसी बच्चे के ऊपर थ्रो की जाती है, तो बच्चे को प्रिपेयर होना चाहिए, उस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर सकता है वो. और ये सारी चीजें प्रोग्रामिंग का पार्ट होती हैं.
किसी प्रॉब्लम को टेक करना, उसे ब्रेक करना, उसको एनालाइज करना, उसको समराइज करना, उसको ब्रेक करके उसका सोल्यूशन निकालना। लेकिन थिंक ऑफ इट कि अगर किसी बंदे को इन सब चीजों स्टेप्स के बारे में नहीं पता है और उसके ऊपर एक प्रॉब्लम फेंक दी जाए तो बच्चा डर के भाग जाएगा। आपको सिखाना पड़ेगा बच्चों को स्टार्टिंग से कि हाँ इन चीजों को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों को अगर हम ये नहीं सिखाएंगे कि एक काम हम कर सकते हैं और उसी चीज को यूज कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में और कई बार यूज कर सकते हैं, तो उन्हें अच्छा लगेगा ना कि हाँ मतलब वो कैसे काम कर रहे हैं। अगर 6 ग्रेड से प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है तो मेरे लिए तो ये वेलकमिंग मूव होगा। सबसे पहली बात कि ये ओपन अप करेगा इंडिया को थोड़े अच्छे एजुकेशन सिस्टम की ओर। और सबसे पहली बात यह है कि जो लोग बोल रहे हैं एज यू मेंशन्ड कि चीप लेबर की तरफ इंडिया में पढ़ा जा रहा है या फिर बढ़ाया जा रहा है, और अबाउट दैट अभी भी ऑलवेज टॉल्ड कि सोना हमेशा जब तक उसे जलाया नहीं जाएगा तब तक वो खारा नहीं बनेगा, वो सुंदर नहीं बनेगा। तो आजकल की जो जनरेशन है, आई डोंट नो वो पैसे के पीछे क्यों इतनी ज्यादा पड़ती है और पहले इंफॉर्मेशन के पीछे क्यों नहीं जा रही है, वो आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन जब तक आप इंटर्नशिप नहीं करेंगे, चीजों के बारे में नहीं जानेंगे और अपने आप को पुश ऑन नहीं करेंगे उस चीज को एफिशिएंटली सीखने के लिए, आई डोंट थिंक सो कि आप लाइफ में इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अगर आप सक्सेसफुल होते भी हैं तो बहुत टाइम के बाद होंगे। आपको जाकर अपने आप को आग में जलाना पड़ेगा, आपको सोना बनना पड़ेगा, आपको अपने आप को ये प्रूव करना पड़ेगा ना कि हम यू आर विलिंग टू लर्न समथिंग। और इंटर्नशिप्स बाय गॉड्स ग्रेस हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं। आदमियों को लगता है कि हाँ इंटर्नशिप्स में बहुत ज्यादा प्रेशर है, बट यू नो आई नो कि अगर इंटर्नशिप हम लोगों ने नहीं की होती तो हमारा क्या होता। आज यहाँ बैठ के हम बात भी नहीं कर रहे होते, किसी कंपनी में बैठ के काम कर रहे होते इस टाइम। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो आदर्श, एक चीज, मतलब हमारे प्रोग्रामिंग में स्ट्रगल होता है या नहीं होता है मेरे को नहीं पता, बट मुझे मेरा और तुम्हारा पता है कि हमने स्टार्टिंग में स्ट्रगल करा है एक्चुअली प्रोग्रामिंग में आने के लिए। सो लिटरली हमारे अंदर से प्रोग्रामिंग की इतनी ज्यादा आग थी, मैं स्टोरी रिवील करना चाहूंगा, हमारे अंदर बहुत सारी आग थी कि भाई कोड मिल जाए, मुझे कोड करना है, ओके। और हम लोग कर रहे थे डाटा एंट्री जॉब उस समय स्टार्टिंग में। सो आदर्श थोड़ा सा वो पॉइंट करो, क्योंकि वो काफी इंटरेस्टिंग है जो हम लोगों ने वो 3-4 महीने बिताए उस डाटा एंट्री के काम में। दैट वाज द मोस्ट इंटेंस जॉब आई एवर डिड। एग्जैक्टली अब एग्जाम्पल के तौर पे जब हम लोग ये काम कर रहे थे, 1 महीना हम लोग दोनों लोगों ने डेटा एंट्री का काम किया है। आफ्टर दैट व्हाट वी डिड, तुमने एक प्रोग्राम देखा जिसमें वो क्वेश्चंस डालते हैं और वो फाइल जनरेट करके वापस कर देता था। आई एग्जैक्टली डिड द सेम विद जावा। विद नेटवर्क का यहाँ पे और थोड़ा इधर सा। सॉल्व कर दिया, हम इधर से क्वेश्चंस डालते थे। हाँ नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी। हाँ, वो मैं बिकॉज अपने फोन से हम चला लोगों ने रहा प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, ओके हूँ। या लेट्स कंटिन्यू। हम लोगों ने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। जब प्रॉब्लम सॉल्व ऐसे हुई कि हमें डेटा एंट्री करनी थी, दैट वाज आवर जॉब। लेकिन डेटा एंट्री को सॉल्व कैसे करना है इसके लिए हम लोगों ने प्रॉब्लम्स की सॉल्विंग कर ली ना। हम लोगों ने अपने खुद के बनाए प्रोग्राम्स वहां पे इंट्रोड्यूस किए। और याद है हम लोगों को बाद में क्या कहा गया, आपको डेटा एंट्री करनी है, आपको प्रोग्राम से नहीं लिख के करना है। बट वी कंटिन्यू टू डू दैट। तो बहुत ही ज्यादा लेबरस और काम था, और हम लोगों ने कुछ कोड्स लिखे और वो अपने आप हो जाता था, जस्ट विद अ वन क्लिक पूरा फोल्डर पकड़ा दो, 500 फाइल को एक साथ पार्स करके खत्म। तो हम लोग काफी ईगर थे, काफी मतलब मरे जा रहे थे कोड करने के लिए। आदर्श ने एक और चीज अपने पूरे इस चीज में बताई कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग ने आदर्श की लाइफ 360 पर। मैं भी अपनी वाइफ से कुछ दिन पहले एक सेम चीज डिस्कस कर रहा था कि अगर मुझे मेरी लाइफ में कभी मैंने कोड करा ही नहीं होता, कभी मैं बीसीए नहीं करता, या कभी मैं इंट्रोडक्शन ही नहीं मिलता मुझे प्रोग्रामिंग का कि ये भी एक चीज होती है, तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मेरी कितनी वैल्यू हो सकती है या मेरा क्या क्या मतलब मैं भी कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ ट्रू है। अगर उन्हें वो 6 क्लास से ही पता चल जाएगा कि क्या क्या वो कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के साथ। एंड प्रोग्रामिंग इज नॉट अबाउट जस्ट राइटिंग वन लाइन एंड राइटिंग हेलो वर्ड। लोग आपके पास हजारों एग्जाम्पल्स अवेलेबल है। एक 13 साल के बच्चे का एग्जाम्पल अवेलेबल है जिसने एक सर्विस स्टार्ट करी, वो जो बेसिकली डिलीवरी सर्विस है मुंबई में, एंड उसने मुंबई को 63 पॉइंट्स में डिवाइड करके
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिलीवरी सर्विस स्टार्ट करी एंड उसने सब चीजें ऑटोमाइज करी ऐप पे, और फाइनली अब उसका करोड़ों का बिजनेस है वो एक सिंपल डिलीवरी सर्विस का। सो एक मतलब आप एक सोल्यूशन बिल्ड कर रहे हो जो आपके वर्ल्ड को कंप्लीटली बदल सकता है। इस पर्सपेक्टिव से जब आप प्रोग्रामिंग को तो आप उसमें कहीं भी ये कर ही नहीं सकते हो कि इट्स जस्ट इज वर्थलेस और समथिंग। बट जो पेरेंट्स हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि किस तरीके से उनके जो बच्चे हैं उनको एक बहुत बड़ा, एक सबसे वर्ल्ड का सबसे हाई क्वालिटी स्किल दिया जाने वाला है। क्योंकि फिलहाल हम रोबोटिक्स में इतने आगे नहीं है, क्योंकि अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बट उनको वैसी जॉब नहीं मिल पा रही, क्योंकि वैसी जॉब इंडिया में अभी कम है। बट प्रोग्रामिंग के मामले में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा जॉब एग्जिस्ट कर रही हैं, और इतने कि हमें ज़रूरत भी है और अच्छे प्रोग्रामर्स की, जो हम जो अगला फेसबुक लिखेंगे या जो अगला नेटवर्किंग साइट, जो अगला माइक्रोसॉफ्ट बनाएंगे इंडिया के अंदर। तो हम इस कारण हमें जो स्टेप लिया गया है 6 से प्रोग्रामिंग दिखाने का, एक बहुत ही कमाल का स्टेप है सरकार के द्वारा। या वी शुड अप्रिशिएट दैट इंस्टेड ऑफ ब्लेम करने के। Okay, अभी one thing that I would like to ask one here that sure. आप जब प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो आपके पास ना गॉडली पावर्स होती हैं, आप अपने प्रोग्राम के गॉड होते हो। Absolutely. आप सोचो उस चीज को ना, तो गूज़बम्स आते हैं कि आप अपने प्रोग्राम से जो चाहें वो करवा सकते हैं, और फॉर वन मोमेंट आपके पास ये सारी चीजों की श्योरिटी होती है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा माइंडसेट बच्चों के अंदर 6 क्लास से ही जनरेट होगा, तो जस्ट थिंक अबाउट दैट। 6 इयर्स के आफ्टर जो लोग काम हो रहे थे, जो थिंकिंग उनके अंदर 6 साल बाद भरी जा रही थी, वो 6 साल पहले भरी जाएगी, एंड दिस विल चेंज द गेम फॉरएवर। एब्सोल्युटली। मैंने एक शॉर्ट रिवॉर्ड की बात करी थी कि किस तरीके से गेम्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं लाइफ के साथ। तो लाइफ में आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, फिर आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता है, राइट? प्रोग्रामिंग के साथ क्या है कि आप एक लाइन लिखते हो, वो चलता है, आप इतना खुश हो जाते हो। और वो खुश क्यों हो जाते हो? क्योंकि वो एक लाइन जो लिखी होती है वो पहले 50 बार लिखी होती है, नहीं चल रहा होता है, फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हो। तो इंस्टेंटली जो खुशी मिलती है वो इतना बड़ा रिवॉर्ड होता है कि वो किसी भी पैसे से कंपेयर नहीं कर सकता है। ये प्रोग्रामिंग की एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो यही एक चीज है जो आपको अलाउ करता है ये सोचने को कि आप भी कुछ कर सकते हो, आप कुछ अचीव करो। वो जो रिवॉर्ड आपको मिलता है वो फ्यूचर में बड़े रिवॉर्ड्स लेने के लिए आपको ट्रेन कर रहा होता है। आप बेसिकली कुछ भी कर सकते हो। आप वर्ल्ड, स्पेशली इन गेमिंग, अगर आप गेम बना रहे हो तो आपके पास एक सामने पूरा वर्ल्ड है जिसको आप जैसा चाहो वैसे चला सकते हो। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं प्रोग्रामिंग के साथ जो हमने आज डिस्कस करी आदर्श के साथ, और ये काफी कमाल के टिप्स हमें देखने को मिले। और ये कन्वर्सेशन इज वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि मेरे वन ऑफ द फेवरेट पर्सन के साथ भी है। सो या ही इज माय फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड ही कह सकते हैं, क्योंकि मैं कॉलेज के बाद जस्ट निकला था और फिर आदर्श से मिले हम लोग एक कोचिंग क्लास में। तो पहले हम लोग जो पूरा हमने जितना अपना सेमेस्टर में पढ़ा था उतना ही लगभग हमने एक कोचिंग क्लास में पढ़ा, उसके बारे में सब कुछ जाना और फाइनली एप्लीकेशंस बिल्ड करे। सो आदर्श, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द शो। आपने बहुत अच्छा आज गाइड करा है हमारे लिसनर्स को। I didn't hear you. थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द शो। काफी गाइडेंस आज हमारे लिसनर्स को यहाँ से मिलने को। कोई मैसेज है फाइनली अपने लिसनर्स के लिए जो प्रोग्रामिंग एंथुसियास्ट हैं, तो आप क्या शेयर करना चाहेंगे? एक ही चीज करना चाहेंगे, आप जब भी सुबह उठें, आप जब सोने जाएं, तो अपने स्किल को ना 0.01% बिल्ड आउट करिए। अगर आप 0.01% कम करते हैं तो आप साल में केवल 0.03% आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने 0.01% इंक्रीज किया है अपने आप को, then you will be 37.3% ahead of what you are right now. So अपने आप को हर दिन, हर शाम को 0.01% इम्प्रूव करिए। और जब आप सोने जाइए तो आपके दिल में एक अच्छी चीज होनी चाहिए जिसमें आपको पता चले कि हाँ, आपने दिन में कुछ एक काम है जो बहुत किया है, जो आपने कभी नहीं किया था। With that thought in mind, आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। Amazing, इस चीज को, ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा टिप है, क्योंकि हम एक फाइनल गोल तो देख लेते हैं कि भाई मेरे को 40 की एज में इलॉन मस्क बनना है, बट ये नहीं देखते हैं कि 40 की एज में इलॉन मस्क बनने के लिए 30 की एज तक मुझे क्या अचीव कर लेना चाहिए, राइट? सो आपके डेली गोल्स, अगर आज तुम एक दिन अगर मिस कर रहे हो कि ये एक पर्टिकुलर चीज नहीं सीखी,
या ये चीज नहीं हो पाई तो नेक्स्ट दिन और हार्ड वर्क करो, क्योंकि मुझे पहले का भी कवर करना है, ये भी करना है, अदरवाइज तुम 40 वाला गोल अचीव नहीं। एक कमाल का टिप है, और ये लोग भूल जाते हैं क्योंकि लोग डेली टारगेट्स भूल जाते हैं, आज दिन पूरा दिन टाइम वेस्ट कर देते हैं और कुछ अचीव नहीं कर पाते। सो काफी कमाल का टिप है, ये केवल प्रो लोगों के पास होता है, ये सीक्रेट्स है इल्यूमिनाटी टाइप। Absolutely. Exactly. Okay, so thanks for coming on the show. It was a great conversation and हमने काफी सारी interesting topics जो है explore करे, काफी philosophy भी बात करी, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड किस तरीके से प्रोग्रामिंग और लाइफ की सिमिलैरिटी है इस पे भी बात करी, डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करें, काफी एक फन कन्वर्सेशन रहा। थैंक्स फॉर इनेबलिंग दिस फॉर XRDI and we are hoping your venture to grow and grow and have a great day and have a great Sunday. Thanks for giving us your time and see you next week, guys.